हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं दोस्तों डेली जीके जीएस टेस्ट सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन का। तो आज से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बिंदु का टेस्ट है दोस्तों, जो आने वाले सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम में दोस्तों जी के जीएस पूछता है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। ओके दोस्तों, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, बोला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। ओके दोस्तों, नेता है और कारागार का नाम है, यानी जेल का नाम। गांधी जी जो थे दोस्तों आगा था पहले इसमें, तो ये तो सही है दोस्तों, एक सही है। ओके दोस्तों, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर जेल में थे दोस्तों, तो ये भी सही है। तीसरा है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पटना सेंट्रल जेल, ये गलत है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण पटना सेंट्रल जेल में नहीं थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण थे हजारीबाग जेल में। ओके दोस्तों, और सरोजिनी नायडू, आप लोग कमेंट में बताइएगा सरोजिनी नायडू जो थी किस जेल में थी। अहमदनगर में नहीं थी दोस्तों, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा सरोजिनी नायडू जो थी वो किस जेल में थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी डैश डैश साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया था और डैश डैश गांधी जी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाली स्थान को सही पूर्ति करता है। ओके दोस्तों, तो गांधी जी बोला कब स्टार्ट किए थे दांडी मार्च, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 का आंसर राइट आंसर है दोस्तों, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 अप्रैल 1930 से स्टार्ट किए थे दोस्तों दांडी मार्च, और 16 मई 1930 को समाप्त किए थे दोस्तों नमक बनाकर। ओके दोस्तों, समुद्र तट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किए थे और 16 मई 1930 में समाप्त किए थे दांडी मार्च। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गाइदिनेलु के संबंध में असत्य कथन पूछा है दोस्तों 3 का। तो देख लेते हैं इसका। रानी गाइदिनेलु को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दिया था, जो पहाड़ों की बेटी कहा तथा पहाड़ों की बेटी भी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है। दूसरा ऑप्शन है, रानी गाइदिनेलु असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यही गलत है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, जो सहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी ये। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे ऑप्शन है, रानी ने हेराका नामक एक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी, तो सही है दोस्तों। पूछेगा हेराका नामक धार्मिक आंदोलन से संबंधित कौन थी, तो रानी गाइदिनेलु थी। ओके दोस्तों, चौथा है, इनका जन्म मणिपुर के नुंग काओ में हुआ था, तो ये भी सही है दोस्तों। जो रानी थी रानी गाइदिनेलु, वो मणिपुर में जन्मी थी दोस्तों, नुंग काओ में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, साइमन आयोग के नियुक्ति के समय ही कंजर्वेटिव पार्टी है दोस्तों, मिसप्रिंट है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव किसने भारतीयों को चुनौती दी थी कि वे ऐसा संविधान का निर्माण करें जो सभी दलों एवं गुटों को सर्वमान्य हो। ओके दोस्तों, साइमन कमीशन के समय बोला था कि भारत सचिव एक ऐसा संविधान निर्माण करे जो सभी दलों और गुटों को मान हो दोस्तों, यानी सभी दलों गुटों को मानना चाहिए वो संविधान। कौन बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का सचिव था उस टाइम, इसका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। साइमन आयोग के समय भारत का सचिव कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड बिरकनहेड, जो बोला था कि ऐसे संविधान का निर्माण कीजिए जो सभी दलों और गुटों को सम्मान हो। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में हुई रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 में, पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 आंसर होता है। ओके दोस्तों, पूछा है, उसके कथन दी है दोस्तों, उस पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। पहला कथन है, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, तो सही है दोस्तों। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अलारी सीताराम राजू ने किया था, तो 1 नंबर जो है सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह विद्रोही कोया जनजाति द्वारा किया गया था, कोया जनजाति द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है। रंपा विद्रोह जो था दोस्तों किस जनजाति द्वारा किया गया था, तो कोया विद्रोह जनजाति द्वारा किया गया था।
तीसरा, यह विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी में भर का था, तो ये गलत है दोस्तों। रंपा विद्रोह जो था दोस्तों बंगाल में नहीं था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रंपा विद्रोह किस राज्य से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों सही है, 3 गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। सही को पहचानना है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका 6 का। एक नंबर कथन, तो स्वतंत्र बंगाल की नींव सादत खान ने रखी थी, तो गलत है दोस्तों। 1 नंबर कथन जो है गलत है। ओके दोस्तों, दूसरा कथन देखते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ओके दोस्तों, पूछेगा बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मुर्शिद कुली खां। तो ये सही है दोस्तों, दूसरा कथन है जो सही है। तीसरा कथन है, मुर्शिद कुली खां गरीब किसानों को तकावी ऋण बांटी। तकावी ऋण कौन बांटा था दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खां। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 सही है, जबकि 1 गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन सी संस्था दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और सही उत्तर को चुनना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 7 का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ये सही है। दूसरा है बम्बई एसोसिएशन का नहीं किए थे। ओके दोस्तों, बम्बई एसोसिएशन का भी किए थे। ओके तो सॉरी दोस्तों, बम्बई एसोसिएशन का भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे स्थापना। ओके दोस्तों, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन का नहीं किए थे दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का किए थे दादा भाई नौरोजी स्थापना। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका भी नहीं किए थे। तो 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत कथन को पहचानना है। तो देख लेते हैं इसमें गलत कौन है। 8 का, तो ये ऑप्शन है दोस्तों, यह सभा मैजिनी के यंग इटली आंदोलन से प्रेरित था। तो सही है दोस्तों, 1 नंबर कथन सही है। तो गलत पूछे, एक तो होगा नहीं। दूसरा है, इसका गठन भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने किया था। तो ये भी सही है दोस्तों। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने किया था। नौजवान सभा का गठन पूछता है दोस्तों, नौजवान सभा का गठन किसने किया था, तो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास हो जाएगा आंसर। तो दूसरा भी सही है, गलत पूछा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा है, नौजवान सभा एक धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। तो ये भी सही है दोस्तों। नौजवान सभा जो था वो धर्मनिरपेक्ष संस्था था और भगत सिंह जो थे दोस्तों वो धर्म को नहीं मानते थे। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो भगत सिंह को मानते हैं वो धर्म नहीं मानते थे, याद रखिएगा भगत सिंह। ओके दोस्तों, चौथा, इसके स्थापना भगत सिंह ने मद्रास में किया था। तो गलत है दोस्तों, 4 नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर असत्य कथन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका स्थापना में यानी गठन करते समय भगत सिंह, यशपाल, छबील दास थे दोस्तों, न कि खाली भगत सिंह। आगे देखते हैं, आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पहचान कीजिए। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं कथन 9 का। 1 नंबर कथन है, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के जीवित गुरु घोषित किया था। तो ये राइट आंसर है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है। दूसरा है, गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं तथा 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का संग्रह है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों सही है। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त रूप से सही कथन को पहचान करें। ओके दोस्तों, द्वैत शासन के बारे में देख लेते हैं कथन। 1 नंबर कथन है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। तो सही है दोस्तों, 1 नंबर कथन जो है सही है। बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और दूसरा है, द्वैत शासन में प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर था। तो ये भी सही है दोस्तों। आने वाले जो एग्जाम है दोस्तों बीपीएससी एईडीओ का और बिहार दरोगा मेंस का, उसमें ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन कथन वाला आ रहा है आजकल दरोगा में। ओके दोस्तों, तीसरा कथन है, द्वैत शासन में राजस्व वसूली का दायित्व ईआईसी पर था। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है। तीनों कथन है जो सही है। आगे देखते हैं, आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो
शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ओके दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं 11 का। तो 11 का हो जाएगा दोस्तों भारतीय, ये नंबर ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका कारण है। ओके दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका कथन 12 का। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। तो ये गलत है दोस्तों, 1 नंबर जो है गलत है। ओके दोस्तों, तो 1 नंबर तो होगा दोस्तों, इस 1 नंबर गलत है कथन। दूसरा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो ये सही है दोस्तों, 2 नंबर कथन जो है सही है, पूछा है सही नहीं है। आगे देखा 3 नंबर कथन है, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। तो ये भी सही है दोस्तों। चौथा है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 4। तो देख लेते हैं, तो 12 का सी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 4 जो है गलत है, 2 और 3 जो कथन है सही है। आगे देखते हैं, आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। पूछा कौन सा वक्तव्य सही है। तो देख लेते हैं 13 का दोस्तों, ये है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये गलत है दोस्तों। बी है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करते हैं। गलत है दोस्तों। सी है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में चयन करने पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग करता है। तो सही है दोस्तों, यही प्रधानमंत्री अपने विवेक से मंत्रिमंडल में मंत्री पद देता है दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श में स्वतंत्र कार्य कर सकता है और अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो चयन करना है सही उत्तर का। इसमें कूट में से जो राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, कथन दिया। देख लेते हैं 14 का। 14 का 1 नंबर कथन है दोस्तों, विधानसभा में सरकार को अपनी बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए सही है दोस्तों। दूसरा है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। तो ये भी सही है। चौथा है, विधायक द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार है तो वापस करने के लिए। तो ये भी सही है दोस्तों। पांचवा है, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त तो सभी सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है। तो 15 का देख लेते हैं दोस्तों, यह राज्यपाल पर बाध्यता और अध्यारोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो ये गलत है दोस्तों, सही पूछा है। दूसरा ऑप्शन है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो यही है दोस्तों, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत बी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 15 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और पूछा है कौन सा कूट से सही उत्तर को चुनना है। ओके दोस्तों, कथन दिया है और कारण दिया है, पूछा है सही कौन है। ओके दोस्तों, तो 16 का देख लेते हैं। 16 है दोस्तों, ये नंबर कथन तो किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों के प्राप्ति 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है, तत्पश्चात उन्हें विधेयक में स्वीकृत किया जाना चाहिए। ये गलत है दोस्तों। धन विधेयक पे राज्यसभा का कुछ नहीं चलता है दोस्तों, केवल लोकसभा का चलता है। तो ये नंबर कथन जो है गलत है। आर है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए 14 दिन या कुछ भी दिन का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 16 का एक गलत है, आर सही है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है,
17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके दोस्तों, सब पहले मिलाते हैं इसको। 17 का अनुच्छेद 75 हो जाएगा दोस्तों। 75 हो जाएगा मंत्रियों के विषय में उपबंध। 75 में है दोस्तों मंत्रियों के विषय में उपबंध। 1 का 2 हो जाएगा दोस्तों। तो देख लेंगे दोस्तों ऑप्शन 1 का 2 सी या डी में है तो सी या डी होगा। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 163 देखते हैं। अनुच्छेद 163 संबंधित दोस्तों मंत्री परिषद से, जो राज्य का मंत्री परिषद होता है तो 163 संबंधित है दोस्तों राज्य का मंत्री परिषद से। तो बी का 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम मिला देते हैं इसका। सी 79 है दोस्तों, 79 में संसद है तो 79 का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है दोस्तों। और 360 जो है वित्तीय बात संबंधित है तो डी का 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका सही। आप लोग स्टॉप करके अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा कूट दिया है दोस्तों, और सही उत्तर को चुनना है। देख लेते हैं दोस्तों 18 का। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी तो ये गलत है दोस्तों। 3 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी तो ये भी सही नहीं है दोस्तों। तीसरा है किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी तो ये सही है दोस्तों। अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। और 4 जो है, ये 3 जो है सही है। ओके दोस्तों, 4 देख लेते हैं। किसी भी राज्य के अंतर्गत 4 देख लेते हैं दोस्तों। दू भी इसका सही है दोस्तों। दू जो है सही है। ओके दोस्तों, दू जो है सही है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है और क्षेत्रफल भी बढ़ा सकता है। तो 2 और 3 सही है। और 4 नंबर है दोस्तों, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सके, गलत है दोस्तों। 4 नंबर जो है गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। केवल 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ओके दोस्तों, सही पूछा है तो देख लेते हैं 19 का कथन। 1 नंबर, भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत है दोस्तों। 1 नंबर जो है गलत है। भारत के संविधान में 22 भाग है। ओके दोस्तों, 22 भाग हो जाएगा। और 2 नंबर, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, 2 भी गलत है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 390 नहीं 395 प्लस है। ओके दोस्तों, 395 प्लस अनुच्छेद है तो 2 भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 है दोस्तों। 3 नंबर कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 3 जो है सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। केवल सी हो जाएगा दोस्तों। केवल 3 सही है। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 11वीं अनुसूची जो है कब जोड़ा गया था संविधान में। ओके दोस्तों, कमेंट में बताइएगा 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है आज का। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीतिगत तत्वों में जोड़ा गया था। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों 20 का। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं, गलत है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन से ये नहीं है दोस्तों। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, तो 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। किसी जनसंख्या में 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जनसंख्या में लिंगानुपात किस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से लिंगानुपात निकाला जाता है। ओके दोस्तों, प्रत्येक 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या से लिंगानुपात निकलता है। यानी कि 1000 महिला है और 985 महिला है दोस्तों, तो लिंगानुपात 985 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है। ओके दोस्तों, टोटल भारत का बताइएगा आप लोग लिंगानुपात कितना है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही नहीं पूछा है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 22 का। उत्तर भारत के राज्यों, 1 नंबर क्वेश्चन, तो उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। तो सही है दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ओके दोस्तों, दूसरा कथन है, इसमें गलत सही नहीं पूछा है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, गलत है दोस्तों। 2 नंबर गलत है। तीसरा कथन है, भारत के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व है। तो सही है दोस्तों। उत्तर पूर्वी में जो राज्य है वहाँ पे निम्न
जनसंख्या घनत्व जिसमें अरुणाचल प्रदेश है बहुत कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं पूछा है तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 है जो गलत है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, कालादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना के अंतर्गत यातायात के निम्नलिखित में से कौन से माध्यम विकसित किए जाएंगे, और पूछा है वे कूटों में सही उत्तर को चुनिए। ओके दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या विकसित किए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का। देख लेते हैं नौ परिवहन, तो सही है दोस्तों, ये भी विकसित किया जाएगा। अंतर्देशीय जल परिवहन, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, ये भी विकसित किया जाएगा। और सड़क है, सड़क भी विकसित किया जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 सभी सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पतनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पतन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ भी पूछा है सही नहीं है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं 1 नंबर कथन है, 1 नंबर कथन है दोस्तों, कौन सही नहीं है। ओके दोस्तों, 1 नंबर का वर्तमान में भारत प्रमुख पतनों की कुल संख्या 12 है, तो ये सही है दोस्तों, 1 नंबर जो है सही है। 2 नंबर कथन है, छोटे या मझोले पतनों की संख्या 200 है, तो ये भी सही है दोस्तों, छोटे और मझोले पतनों की संख्या 200 है। पूछा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, प्रमुख पतन जिस राज्य में स्थित है वही राज्य उनके संबंध में नीतियां बनाते हैं, तो ये गलत है दोस्तों, केंद्र भी उस पर नीति बनाता है। ओके दोस्तों, तो ये गलत है। चौथा है, छोटे या मझोले पतनों के विषय में केवल केंद्र सरकार नीतियां बनाती है, तो ये भी गलत है दोस्तों, छोटे और मझोले पतनों पर राज्य सरकार भी नीति बना सकती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 3 और 4 गलत है, जबकि 1 और 2 सही है। ओके दोस्तों, पूछेगा कि भारत में पतनों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 12 हो जाएगा दोस्तों, और छोटा मझला पतन के पूछेगा तो 200 हो जाएगा इसका संख्या। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, दिए गए कथन और कारण पर विचार करें और कौन सा इसमें देगा सही या गलत कौन सा है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका। ये नंबर कथन है दोस्तों, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य में पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। ओके दोस्तों, भारत के जो पश्चिमी तटीय राज्य है पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त है, तो कथन ये जो है सही है। ओके दोस्तों, कारण है इन क्षेत्रों में मानसूनी पवनें तीव्र और नियमित होती है, तो ये भी सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कथन ए और कारण 2 भी सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण या व्याख्या है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं कथन 26 का कथन देख लेते हैं दोस्तों, पूछा है सही कौन है। ओके दोस्तों, तो 1 नंबर कथन दोस्तों, सतत पुष्पनीय विकास संसाधनों के संरक्षण का समर्थन करता है, तो सही है दोस्तों, सतत पुष्पनीय विकास जो होता है संसाधनों का संरक्षण का समर्थन करता है, तो 1 नंबर कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, तो दूसरा कथन भी सही है दोस्तों। तीसरा है, तांबा, सीसा, जस्ता जैसी धातुएं के लिए छाजन या स्क्रैप धातु का उपयोग खनिज संसाधनों का संरक्षण अप्रभावित तरीका है, तो ये गलत है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही पूछा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है, 3 जो है गलत है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर, नेवेली लिग्नाइट या भूरा कोयला भारत के किस खनिज प्रदेश में पाया जाता है। भूरा कोयला पूछा है, यानी लिग्नाइट किस खनिज प्रदेश में पाए जाते हैं, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेशों में पाई जाती है लिग्नाइट या भूरा कोयला उसे कहते हैं। ओके दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। आगे देखते हैं। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है पूछा है। देख लेते हैं 28 नंबर दोस्तों। 1 नंबर कथन है, बिहार के वन मुख्यतः आर्द्र पतझड़ी और शुष्क पतझड़ी के हैं, तो ये सही है दोस्तों, बिहार का वन जो मुख्यतः है आर्द्र पतझड़ी है और शुष्क पतझड़ी है। दूसरा कथन है, आर्द्र और शुष्क पतझड़ वनों की 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करता है, तो ये भी सही है दोस्तों, 2 नंबर कथन भी सही है। तीसरा है, कैमूर और रोहतास जिले में आर्द्र पतझड़ वन का अधिक विस्तार है, तो ये गलत है दोस्तों, बताइएगा कैमूर और रोहतास जिले में किस वन का अधिक विस्तार है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ये हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2 सही है जबकि 3 जो है गलत है। आगे देखते हैं, आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है सही कथन कौन सा है। देख लेते हैं दोस्तों 29 का। 1 नंबर का, हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित किया गया है। तो सही है दोस्तों, हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हाजीपुर में। और स्थापना पूछेगा कब किया गया था पूर्व मध्य रेलवे का, तो 2002 में किया गया था दोस्तों। और दूसरा कथन दोस्तों, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2 है जो ग्रैंड ट्रैक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, तो 2 भी जो है सही हो जाएगा दोस्तों दूसरा कथन। तीसरा कथन है, पटना हवाई अड्डा का नाम राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो गलत है दोस्तों। आप लोग कमेंट बताइएगा पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है जबकि 3 जो है गलत है। ओके दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा दोस्तों, गलत कथन पूछा है। तो देख लेते हैं 30 का आंसर क्या होगा। 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है, आपदा मानव जनित हो अथवा प्राकृतिक उनका प्रबंधन आवश्यक नहीं है। गलत है दोस्तों, कोई भी आपदा का जो प्रबंधन होता है बहुत आवश्यक होता है, जिससे बहुत क्षति होता है दोस्तों, जान का भी और माल का भी। दूसरा कथन है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। कौन सा कथन गलत है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का आपका ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। दूसरा आगे थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख घटक होते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। बम ब्लास्ट और आतंकवाद घटनाएं दोनों आपदा प्रबंधन होगा दोस्तों। बम ब्लास्ट भी होगा और आतंकवादी घटनाएं भी होगा, यानी गोली वोली चलेगा। ये पहलगाम में हुआ था दोस्तों, और पुलवामा में अटैक जो हुआ था, और संसद पे जो अभी वर्तमान में हमला हुआ था दोस्तों, दिल्ली में जो बम फटा था, ये सब जो दोस्तों है आपदा प्रबंधन में ही आते हैं। चौथा, गुजरात के भुज में भूकंप आया था दोस्तों 2001 में, ये भी दोस्तों आपदा प्रबंधन में ही आएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन टॉप जीके जीएस का दोस्तों। आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल इसका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।